वेलकम बैक टू माय हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, चैनल कैसे यू हो आप आर सभी। ए वन उम्मीद है पर। कि बढ़िया होंगे हेलो फ्रेंड्स, और कैसे पढ़ाई हो आप कर रहे सभी। होंगे। जैसा कि आपने उम्मीद है कि थंबनेल में ही बढ़िया देख होंगे लिया और होगा पढ़ाई कर रहे कि आज होंगे। का हमारा तो क्लास चलिए हम अपने क्लास टॉपिक को 6 का कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, इससे संबंधित हम सभी बातें देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिक से क्लास है, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। चित्र जोड़े गए हैं लेकिन कहीं भी कम नहीं हुआ है। तो आप बने रहें आखिरी तक, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े फ़ॉन्ट बनाए गए हैं जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप आखिर तक बने रहें। और आखिर में हम 2 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2025 में आए हैं उनको भी देखेंगे। इसी चैप्टर से संबंधित हैं, पूरी तरीके से तो नहीं है लेकिन कुछ न कुछ यहीं से मिल जाएंगे। तो आप बने रहें आखिरी तक। जैसे कि हमारा पहला ही लिखा हुआ है आर्यभट्ट जी के द्वारा लगभग 500 शताब्दी ईसा पूर्व। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्रणालियों से घिरी हुई है। तो यहाँ पर आर्यभट्ट जी ने 500 ईसा पूर्व पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष से घिरी हुई है, यानी अंतरिक्ष में स्थित है, अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह लगभग गोलाकार है। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए किस स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, जैसा कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको रास्ता नहीं मालूम है, तो आप किसी से पूछते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो इंसान बताता है कि आपको कैसे कैसे जाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र है 1.1 में, ये चित्र है पूरा। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना है। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग से या किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थितियों में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। तो यहाँ पर मानचित्र के बारे में ही बताया जा रहा है कि आप, अगर आपके पास मानचित्र है, मानचित्र का ज्ञान है, तो आप किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इस चित्र में और इसी के अनुसार आप बता सकते हैं। तो ये आपका काम रहेगा कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, किस रास्ते के द्वारा हमें किस स्थान पर पहुंचना है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। जैसा कि हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि ये जगह कहाँ है, तो बताता है। तो उसी तरीके से मानचित्र भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र को समझने में अधिक सहायक होते हैं। तो हमें सबसे पहले दिशा का ही ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो मानचित्र लेने का क्या फ़ायदा। मानचित्र के द्वारा हम कहीं भी नहीं जा सकते अगर हमें दिशा का ज्ञान नहीं होगा। तो आइए पता लगाइए। जैसा कि पृष्ठ 8 पर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पृष्ठ 8 पर ये दिया गया चित्र होगा। कौन सा चित्र? जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है, चित्र 1.1, ये वाला। चिकित्सालय को अंकित कीजिए। 1 मिनट, इसका कलर बदल लेता हूँ। चिकित्सालय को अंकित कीजिए। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? जैसे कि चिकित्सालय कहाँ है, यहाँ पर चिकित्सालय कहाँ है और नीले रंग से क्या दर्शाया गया है?
तो इस सभी चीज़ों को आपको बताना है, ये आपको करना है। विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है? कक्षा के एक क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह बनाएंगे। प्रत्येक समूह से अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने को कहिए। अंत में सभी मानचित्रों की तुलना कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। जैसा कि आप अपने स्कूल में ही 2-4 मित्र आप आपस में ही बना सकते हैं। आप अपने घर से लेकर के स्कूल तक आने में जितना जितना भी स्थानों पर आप जाते हैं, जिन जिन स्थानों पर जाते हैं, जो जो चीज़ें आपके रास्ते में पड़ती हैं, तो उन सब का चित्र बना सकते हैं। तो आप चारों लोग जब आप चित्र बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है डिफरेंट भी रहे या एक समान हो, तो आप ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, ये इन सभी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो अभी छोटे बच्चे हैं और कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, तो ये सब कर सकते हैं। मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। तो कैसा है? प्रतीकात्मक। यहाँ पर हम किसी प्रतीक या चिन्ह, जैसा कि आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि हम किसी चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाते हैं, ना कि घर को घर के जैसा बनाकर कागज़ में दर्शाएंगे, नहीं, बल्कि घर को किसी चिन्ह के द्वारा हम दर्शा देंगे और उसी से हम मानचित्र में समझ लेंगे। तो मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र जैसे कि गांव या कस्बा हो गया, एक बृहद क्षेत्र जैसे कि मान लीजिए आपका जनपद या राज्य, अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। एटलस, मानचित्रावली। एटलस को हिंदी में क्या कहते हैं? मानचित्रावली। मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। तो क्या है? पुस्तक। जैसे आप कभी कभी एल्बम बहुत से लोग जानते हैं कि आप यहाँ पर फ़ोटो का एक संग्रह होता है, उसी तरीके से एटलस भी मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। जैसे कि आप जानेंगे कि मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक मानचित्र, मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक आकृतियाँ रहेंगी। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 5.2, ये चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे आप, तब यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये रहा 5.2, ये भौतिक मानचित्र है। यहाँ पर आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे जैसे कि हिमालय है, हिंदुकुश है, डेजर्ट यानी मरुस्थल देखने को मिलेंगे। अलग अलग चीज़ें आपको प्राकृतिक मैप में देखने को मिलेंगे। अगला है राजनैतिक मानचित्र। देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। तो इसको हम जैसे कि गूगल करके भी देख सकते हैं। अगर हमें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो हम गूगल भी करके देख सकते हैं। ये हमारा चित्र है 5.2 का। और अगला है हमारा थीमेटिक मानचित्र। विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 6.3 और 8.1। अगर देखते हैं स्लाइड में है कि नहीं, हाँ यहाँ पर है 6.3 और 8.1। तो यहाँ पर ये थीमेटिक मानचित्र है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे सजाया गया है। यहाँ पर अच्छे से पॉइंट के रूप में इसे दर्शाया गया है। कुछ कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है। तो इस तरीके से इस थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से इस चीज़ को बनाया गया है। यहाँ आप 8.1 वाले चित्र में देख सकते हैं कि राजमा का फ़ोटो कहाँ कहाँ लगाया गया है। जैसे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है,
तो यहाँ पर पता चलता है कि हाँ, राजमा हमें हिमाचल प्रदेश में मिलता है। राजमा ऊपर लगाया गया है जैसे कि लद्दाख या जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये थीमेटिक चित्र बनाए जाते हैं। इनको आसानी से समझने के लिए ही बनाए जाते हैं। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, तो आप जाते समय क्या होता है कि आपको रास्ता मालूम नहीं होता। अगर आपको रास्ता मालूम भी होता है तो क्या होता है कि आप किसी एक निश्चित दिशा में जा रहे होते हैं। जैसे कि आप पूरब दिशा में जा रहे हैं, इस समय ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो आप पूरब दिशा में जा रहे होते हैं। तो ये क्या है? दिशा। क्या है? दिशा। अब दूरी, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाते हैं, तो घर से स्कूल की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है। तो मानचित्र में हमें दूरी भी बतानी होती है, तो ये दूरी को बता रहा है कि घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। और प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह में हम अपने घर को किसी चीज़ के द्वारा दर्शा सकते हैं और स्कूल को भी हम किसी भी अन्य तरीके से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक ही बनाया जाता है, न कि पूरा घर हम अच्छे से बनाएंगे। तो मानचित्र में हम घर तो नहीं बना सकते, केवल प्रतीक चिन्ह के द्वारा ही दिखा सकते हैं, क्योंकि मानचित्र छोटा होता है और उसमें हमें पूरे एरिया को दिखाना होता है। तो इसके लिए हम प्रतीक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज़ के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वही मैंने बात बताई है आपको कि एक छोटे कागज़ पर बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाना आसान नहीं होता। उसके लिए कई चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जा सकता है। आइए हम एक लघु नगर चित्र 1.1 में, जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये 1.1 का चित्र है। जैसा कि यहाँ मानचित्र में, जैसे कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब वो कुछ किलोमीटर या मीटर में किसी भी तरीके से दिया रहेगा। माना कि यह 500 मीटर दर्शाता है, यानी 1 सेंटीमीटर कितना है? 500 मीटर के बराबर। तो हम कहेंगे कि एक की स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर है। अब इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा 5.2, यहाँ देख लीजिए 500 मीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर 500। यहाँ किलोमीटर है, तो किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर हो जाएगा। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा है। सामान्यतः इसका अर्थ ये होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। यानी मानचित्र में स्केल का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कितने किलोमीटर जाएंगे, कितने मीटर जाएंगे, ये हमें पता ही नहीं रहेगा, तो मानचित्र का क्या फ़ायदा। इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। आइए पता लगाइए। किसी विद्यालय के खेल, 1 मिनट कलर बदल लेते हैं। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार है। जो लंबा होता है उसे लंबाई में नापते हैं और जो कम लंबा होता है उसे चौड़ाई बोलते हैं। आप तो इसे जानते ही होंगे।
इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल पर नापिए। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 मीटर। और हमारा कितना है, 40 मीटर लंबा है। लंबाई कितना है हमारा, 40 मीटर लंबा है। और चौड़ाई 30 मीटर लंबा है। अभी सहायताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। ये विकर्ण होता है, एक कोने से उसके अपोजिट वाले कोने को मिलाने पर विकर्ण बनता है। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है? स्केल की सहायता से खेल मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप इसे निकाल सकते हैं कि जैसे कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, वो सब में रूट होता है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको विकर्ण का पता होना चाहिए, विकर्ण का फार्मूला पता होना चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, तो आप इसे बताइएगा कमेंट में। आइए लघु नगर के मानचित्र चित्र 1.1 जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा हुआ है। तो नगर के मानचित्र के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, यानी इस तरीके से। घड़ी किस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूमती है ना, तो इस तरीके से हमें घूमना है। ये ऊपर वाला उत्तर हो गया। अब इस तरीके से हम जब घूमेंगे तो पूरब आएगा, पूरब, फिर दक्षिण आएगा तथा फिर पश्चिम आएगा। इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूरब, जैसे कि यहाँ से निकाल सकते हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, यहाँ दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर को इस तरीके से लिखा जाता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है। और इस जो उत्तर के घड़ी की दिशा में आए तो यहाँ पूरब है, फिर घड़ी की दिशा में चले तो दक्षिण है, फिर घड़ी की दिशा में चले तो पश्चिम है, और फिर चले तो उत्तर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बताया जाता है कि लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में, तो आपको इसको चित्र के माध्यम से करना है, तो आप इसे करिएगा। अगला है प्रतीक चिन्ह। मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख यानी ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, विद्यालय हो गया, डाकघर हो गया, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें। जो इसका उपयोग करने वाले लोग हैं उनको इसको सरलता से समझ में आ सके, इसलिए प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है सरकारी निकाय है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। तो
भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करती है, वही इसे जारी करती है। यहाँ से हमें ये समझ में आता है। फिर आपको 1.2 चित्र में इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ है 1.2 चित्र। जैसे कि यहाँ पर रेलवे लाइन को, एक मिनट, रेलवे लाइन बड़ी लाइन भी होती है, छोटी लाइन भी होती है, स्टेशन भी होता है, तो इनको इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। बड़ी लाइन को इस तरीके से, छोटी लाइन को इस तरीके से, और रेलवे स्टेशन को इस तरीके से हम मानचित्र में दर्शाते हैं। अगर सड़कें पक्की और कच्ची हों तो पक्की सड़क को इस तरीके से और कच्ची को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी होती है, राज्य की सीमा होती है और जिला की भी सीमा होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस तरीके से, राज्य की सीमा को इस तरीके से। यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है कि राज्य की सीमा में 2 बिंदु बीच में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक किनारे पर है, एक बीच में है, और जिला में कहीं पर भी बिंदु नहीं है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु, तो नदी को इस तरीके से, कुआं को इस तरीके से, तालाब को इस तरीके से, और नहर को और सेतु को इस तरीके से दर्शाया गया है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो मंदिर, ये गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो अलग अलग तरीक़ों से ये प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है। तो आप इसको देख से, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक रेलवे लाइन का एक चित्र लिया है इसमें। आइए पता लगाइए अपने घर, विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गांव का एक मानचित्र बनाइए। चतुर्दिश को दर्शाइए और दर्शाई गई कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग कीजिए जो चित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको होमवर्क करने के लिए कहा गया है, तो आप बना सकते हैं। आपके गांव में भी कहीं ना कहीं तालाब होंगे, सड़कें होंगी, तो उनको भी इस तरीके से चिन्हों में दर्शा करके आप मानचित्र बना सकते हैं। तो आप इनको करिएगा और करना भी चाहिए, इससे हमारी समझ बढ़ती है। हमारा टॉपिक है पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। चपटा होने का मतलब ऐसी नहीं है, बल्कि गोलाकार है, लगभग गोलाकार है। ध्यान में रखना है, हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, यानी गेंद की तरह जो नहीं है, गेंद की तरह गोल एकदम से नहीं है, बल्कि थोड़ा सा चपटा है ऊपर की ओर, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ पर ये चपटी रहेगी, ये ध्रुव कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को ये ध्रुव, तो यहाँ पर कुछ चपटा रहेगा। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। आप किसी कागज पर गोले यानी गोलाकार चीज़ों को नहीं दर्शा सकते, केवल एक ही भाग को आप दर्शा सकते हैं, लेकिन दूसरे भाग को आप नहीं दर्शा सकते क्योंकि ये 3D इमेज होता है और कागज़ पर आसान नहीं होता। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। आप जब तक संतरे को नहीं निकालेंगे कैसे होगा? अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है। यही ग्लोब है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो ये देख सकते हैं, ये ग्लोब है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी मानचित्र हो सकता है, यानी अलग अलग इस पर हम दर्शा सकते हैं। इस ग्लोब पर हम अलग अलग चीज़ों को दर्शा सकते हैं, चाहे हम पृथ्वी को दर्शा दें, चंद्रमा, मंगल ग्रह, इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। यानी जो मटेरियल का प्रयोग किया गया है इनमें से हो सकता है कि ये धातु हो, प्लास्टिक हो या कार्डबोर्ड से ग्लोब बना हो। जो
भौतिक वस्तु है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। यानी पृथ्वी को हम ग्लोब पर अध्ययन करेंगे। चूँकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। यानी हम कागज़ पर अगर हम कागज़ जैसा कि समतल होता है, अगर उस पर हम मानचित्र बनाएं तो हम पृथ्वी का सही तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन हम ग्लोब पर अगर हम देश को देखें, देश को समझें, तो हम वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। जैसे कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक को समझना है हमें। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाज़ार की कल्पना कीजिए, जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाज़ार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से ही मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता है कि दुकान कहाँ पर है। अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे कि प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मुझसे मिलो। आप यही कहेंगे कि फला जगह आप आ जाना इतने बजे। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपको यहाँ आना है, कितने बजे आना है, तब तक आप कैसे मिल पाएंगे। आप अपने गली में या अपने बाज़ारों में देखें कि किस तरीके से बाज़ार में दुकानें लगती हैं। अगर आपको किसी से बाज़ार में ही मिलना है तो आपको बताना पड़ता है कि मैं फ़ला दुकान पर हूँ या इस जगह के पास हूँ, आकर मिल लूँ। तब आपका मित्र आकर मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ये समतल मानचित्र है और ये ग्लोब पर बना हुआ मानचित्र है पूरी पृथ्वी का। तो यहाँ पर आपको ग्लोब पर अध्ययन करना आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में दिखा सकता हूँ कि ग्लोब कैसे होता है। 1 मिनट। वीडियो क्यों नहीं चल रहा है। तो आप देखें ग्लोब कि कैसे दर्शाया गया है। पर यह हमारी भारत तो आप इस वीडियो को देखें, ये ग्लोब पर किस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। आप इसको कागज़ पर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको कागज़ पर घुमाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर का से जा तक, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चित्र लगाया हुआ है, का से जा तक, और दोनों ओर के बीच अंक 1 से 8 तक। यहाँ पर 1 से 8 तक यहाँ पर है और यहाँ पर भी 1 से 8 तक है। इसको आप चित्र में देखें। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर, ये बहुत सामान्य चाल है, 2 चाल आगे बढ़ाकर खेल का आरंभ किया गया है। अतः प्यादा घा 2 से घा 4 की ओर बढ़ा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घा है और ये 2 है और ये 4 है। तो यहाँ पर पहले ये वाला यहाँ पर था, घा 2 पर था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया गया, सामान्य चाल से आगे बढ़ाए तो ये 4 पर चला गया। बहुत से बच्चे शतरंज खेलते हैं तो उसे आसानी से समझ सकते हैं। आइए पता लगाइए। क्या पता लगाना है? यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना हो और उसी विधि से प्रत्युत्तर देना हो तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए। यानी आपको बताना है कि आप सफ़ेद की तरफ से नहीं बल्कि काले की तरफ से आगे बढ़िए, वही चाल चलिए जो सफ़ेद वाला चला है। तो आप कहाँ पहुँचेंगे? जैसे कि आप इसे हटाएंगे तो यहाँ पर लाएंगे तो ये घा से कहाँ पहुँच गया? घा
5 पर पहुंच गया। इन दो उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? निर्देशांक प्रणाली। इनके दो निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्ग आकृति को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी शतरंज में देखा कि घात 2 से 4 पर चला गया, तो ये एक हिसाब से क्या होता है कि हमें बताता है कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। ये हमारी लोकेशन को भी बताता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए यह प्रणाली कैसे काम करती है। अब हम मानचित्र में देखेंगे तो हमारा पहला है अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। तो ग्लोब को देखें पहले, ये है ग्लोब। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। उत्तर ध्रुव जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए ये ग्लोब है तो ये उत्तर ध्रुव है क्योंकि ये उत्तर साइड की है, ये उत्तर तरफ है। और ये दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को घुमाइए। जब ये घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा होती है। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। चित्र 1.3 में हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र 1.3 है। तो ये विषुवत रेखा है जो 2 भागों में इस पृथ्वी को या ग्लोब को बांटती है। ये उत्तर की तरफ है तो उसे उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। आप किसी भी ध्रुव की ओर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ जा रहे हैं, तो आप भूमध्य रेखा से दूर तो ही हटते जा रहे हैं। आपकी दूरी भूमध्य रेखा से बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। अक्षांश क्या करता है? इसी दूरी को मापता है कि आप कितने ऊपर गए। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुववृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। चित्र 1.3। यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आप इस इमेज को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है लंबाई, ये बीच वाला भाग ये काफ़ी लंबा दिख रहा है, ये बीच वाला भाग। लेकिन जब आप ऊपर की ओर जाएंगे, जाएंगे तो आपको दूरी कम मिलती जाएगी, ये दूरी कम होता जाएगा। और फिर ऊपर जाएंगे तो और दूरी कम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है वो सबसे अधिक होती है। यही हमारे इस स्लाइड में लिखा हुआ है। एक मिनट फिर से हम आपको दिखा दें। और यही अक्षांश है, अक्षांश रेखा। एक मिनट दिखाते हैं, कलर चेंज कर लें। यही समानांतर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है तो ये भूमध्य रेखा के समानांतर है। देखिए आप, ये लाइन जो है वो भूमध्य रेखा के समानांतर है। यही लाइन, ये अक्षांश है, इसे अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों को अंशों यानी डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुववृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश और 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है।
फिर से चित्र में देख लें आप। जो ये भूमध्य रेखा है इसे 0 डिग्री भी कहते हैं। 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री या अंश। लेकिन आप उत्तरी ध्रुव पर देखें तो ये 90 डिग्री उत्तर है। दक्षिण ध्रुव पर देखेंगे तो 90 डिग्री दक्षिण भी होगा। यही बातें बताई जा रही हैं। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। जैसा ही आप भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाता है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल में हमें कई मौसम का सामना करना पड़ता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सभी को देखना पड़ता है। तो क्यों होता है ये हम विज्ञान की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यहीं पर कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि आप 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मान बढ़ता जाएगा, यानी 0 डिग्री, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा और 90 डिग्री तक जाएगा। तो यानी बढ़ता है। ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश बढ़ता है, यानी डिग्री बढ़ती है। तो डिग्री बढ़ने पर यहाँ आप खड़े रहेंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंडापन महसूस होगा। क्यों होता है? तो ये सूर्य की वजह से होता है। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधा पृथ्वी के इन भागों पर पड़ती है, जिससे ये यहाँ गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको उष्ण लगेगी, गर्मी लगेगी। लेकिन आप जब सूरज की रोशनी यहाँ तिरछी पड़ेगी, यानी सूरज की रोशनी कम ही जाएगी, यहाँ बहुत कम ही पहुँचती है, ध्रुवों पर कम ही पहुँचती है। इसीलिए हमने सुना होगा कि कहीं 6 महीने की रात होती है, कहीं 6 महीने के दिन होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सूरज की किरणों के द्वारा, कि सूरज की किरणें जहाँ नहीं पहुँचती है वहाँ ठंड होता है मौसम। इसको हम विज्ञान में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। फिर से आप ग्लोब को देखना है। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आप फिर चित्र 1.3 में देख सकते हैं। यहाँ पर ये है हमारा देशांतर। ये देशांतर जो होता है, यहाँ आप किसी भी देशांतर से जाएं, इसकी मतलब लंबाई समान रहेगी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। आप यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं, दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है। ये ग्लोब है मान लीजिए, और यहाँ पर सूर्य जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है और अन्य स्थानों पर मध्याह्न यानी दोपहर का समय है, कहीं शाम का समय है तो कहीं रात का समय है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है तो अन्य देश में दोपहर का भोजन का समय होता है, और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि में भोजन कर रहे होते हैं और गहरी नींद से सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखें कि यह कैसे होता है। लेकिन अगले स्लाइड में जाने से पहले हम चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य है। सूर्य यहीं पर होगा तभी तो इसका उजाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नहीं है, यानी यहाँ पर रात्रि का समय है। तो कुछ जगहों पर दिन का समय होता है और कुछ जगहों पर रात्रि का समय। जैसे कि आपने देखा होगा अपने गांव में ही कि कई लोग बाहर रहते हैं,
बाहर देशों में रहते हैं, जैसे कि कोई सऊदी में है, दुबई में है, तो यहाँ से फ़्लाइट सुबह में जाती है, यानी सुबह जैसे 5 बजे 4 बजे जब हमारे चाय पीने का समय होता है, तब वहाँ जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो रात होती है। क्यों होती है, अब उसको इसी अगले वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 प्रमुख याम्योत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनिच यामोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। यानी ये माना गया है, एक्चुअल में कोई भी लाइन ऐसी नहीं है, लेकिन ये केवल मान लिया गया है। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया गया है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का माप है। यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ आपको, यहाँ पर सही से चल नहीं रहा है, 1 मिनट फिर से। जैसे कि ये ग्लोब है, तो मैंने बताया कि यहाँ ये अक्षांश होता है जो भूमध्य रेखा के समानांतर होता है। ये गोल होता है, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दिया है, ये समानांतर होता है भूमध्य रेखा के। ये अक्षांश है, जबकि ये भूमध्य रेखा है और ये ग्रीनिच, मान लीजिए ग्रीनिच रेखा है, तो इसके समानांतर इसके साथ आप जाएंगे जब ग्रीनिच रेखा के, ये समानांतर होगा, ग्रीनिच रेखा के समानांतर होगा सॉरी, तो वहीं लिखा हुआ है कि उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी की एक माप है। तो हमने जो यामोत्तर माना है ग्रीनिच रेखा को जो हमने ग्रीनिच रेखा को मान लिया है, तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं भी बढ़ती हैं। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, पश्चिम हो या इसका मान 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए पा तथा पूरब के लिए पू वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरण के रूप में पूर्णांकों का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूरब है और टोक्यो का 140 डिग्री पूरब है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। जहाँ ध्यान रखने के लिए बोला जाए तो आपको ध्यान में रखना होता है। जैसा कि आप देशांतर के याम्योत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूरब एक ही देशांतर हैं, देशांतर एक ही हैं। 180 डिग्री चाहे पश्चिम हो चाहे 180 डिग्री पूरब एक ही देशांतर है। इसलिए देशांतर को पश्चिम या पूरब ना लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। केवल हम अपने सुविधाजनक के लिए इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। ये हमारा प्रमुख यामोत्तर, ये हमारा प्रमुख यामोत्तर है और ये देशांतर रेखा है। तो ये समानांतर नहीं है, ग्रीनिच रेखा के समानांतर है बल। और यहाँ पर हम भूमध्य रेखा के साथ साथ देशांतर को भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सही से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन को लिखना, उसे अच्छे से डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि मैं इसके बारे में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेहनत खुद करना पड़ता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ही फ़ायदा मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं।
यानी जब तक हम दोनों को एक साथ में रखकर अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम मानचित्र को नहीं समझ सकते। कहने का मतलब यही है। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। जब दोनों के बारे में आप जान लेंगे तभी आप पृथ्वी पर किसी स्थान पर जा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इस प्रकार जब ये कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूरब देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भलीभांति समझ सकते हैं। जैसे कि आप अक्षांश के बारे में भी जान चुके हैं और देशांतर के बारे में भी। जैसे कि मैंने बताया था कि ये भूमध्य रेखा होता है, ये 0 डिग्री होता है। ऊपर जाएंगे तो अक्षांश बढ़ती जाएंगी। हमें उत्तर की तरफ जाना है और कितना जाना है, 29 डिग्री। मान लीजिए हमारी ये 29 डिग्री है और हमें 77 डिग्री पूरब देशांतर पर स्थित। हमें और कहाँ जाना है, 77 डिग्री पूरब देशांतर। तो मान लीजिए ये ग्रीनिच रेखा है, हमें पूरब की तरफ जाना है। पूरब कैसी होती, पूरब इधर होता है, तो कितना जाना है, 77। तो हम 77 जाएंगे। ये है हमारा 77 और हम इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। यद्यपि यह डिग्री आनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, मतलब इतना सटीक नहीं है, लेकिन हाँ आनुमानिक रूप से पूर्ण है कि आप इस जगह तो पहुंच ही जाएंगे। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के याम्योत्तर को दर्शाती हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। आइए पता लगाइए, ये आपको पता लगाना होता है। यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली में स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित हैं तो पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा सिंगापुर और चौथा पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए। आप मानचित्र को देखिए, ग्लोब को देखिए और इन स्थानों का पता लगाइए कि कितने डिग्री अक्षांश देशांतर पर ये स्थित हैं। तो ये आपको पता लगाना है। आप होमवर्क करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, आपकी पढ़ाई भी मजबूत होगी, समझ भी बढ़ेगी। तो आपको करना है। करने से ही जानकारी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ मुझे आता है, तो आपको करना है। ये 1.4 का चित्र है। और ये 1.3 का चित्र है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ग्रेड क्या है, आप ग्रेड यही है कि अक्षांश भी हो और देशांतर भी हो, तो एक जाली नुमा इससे संरचना बन जाती है। यही ग्रेड है और इन्हें ग्रेड रेखाएं कहते हैं, इन रेखाओं को। ये ग्रीनिच याम्योत्तर है जिसे हमने माना हुआ है 1883 में लंदन के पास। ये हमने माना है, ये एक्चुअल में लाइन है नहीं, कोई भी लाइन वास्तविक में है नहीं। ये भी नहीं है, अक्षांश भी नहीं है, ये माना गया है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं सब। हम इसको आधा कर दे तो इधर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, इधर पूर्वी गोलार्ध। इसी तरीके से अक्षांश को भी आधा कर दे तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यह चित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। ध्यान रखें, वास्तव में ग्रीनिच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना है आपको कि जो हम ग्रीनिच रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं 1883 में, जो लंदन के पास हमने माना हुआ है, ये हमारी पहले ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार याम्योत्तर भी थे, अन्य प्रकार के भी याम्योत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। और ये चित्र 1.5 में है, देख लीजिए पहले। ये 1.5 का चित्र है। तो जो यूरोप ने माना हुआ है, यूरोप ने जब माना है उसके पहले भी भारत में स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी और इसे ही मध्य रेखा कहा जाता था। और यह उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन के मध्य गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग
1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया है उन्होंने। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से भी परिचित थे। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी याम्योत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं जबकि अन्य कुछ दूरी पर हैं। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही समय रखना आवश्यक है और यह वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था। तो यहाँ पर केवल यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में स्वयं का मध्य रेखा था, याम्योत्तर था, जो यूरोप ने 1883 में माना है। उसके पहले भी भारत में यह पहले से मौजूद था और लगभग 1500 वर्ष पूर्व था। ये चित्र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उज्जैनी है। ये उज्जैनी, यहाँ से एक जो भूमध्य नहीं, मध्य रेखा गुजर रही है। समय क्षेत्र को समझना। समय क्षेत्र को इंग्लिश में टाइम जोन भी कहते हैं। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूरब की ओर घुमाइए। आपको ग्लोब को फिर से देखना है और उसको पश्चिम से पूरब की ओर घुमाना है, पश्चिम से पूरब की ओर। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है। तो इस तरीके से आपको घुमाना है, इस तरीके से। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, तभी तो दिन रात होते हैं। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री होता है। आपने अपने मैथ के क्लास में पढ़ा होगा कि एक जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो 24 घंटे में कितना घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। तो प्रति घंटा कितना डिग्री घूमेगा? तो एक घंटे में ये घूमेगा 360 डिग्री बटे 24 गुणे एक घंटे में। तो ये लगभग कितना घूमेगा? 15 डिग्री घूमेगा। कितना? 15 डिग्री घूमेगा एक घंटे में। अगर हम 15 से 24 घंटे में गुणा कर दे तो हमारा फिर वही आ जाएगा कि ये 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, यानी एक घंटे में ये 15 डिग्री घूमेगा। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर, कहाँ? पूर्व की ओर जाते हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूरब, 30 डिग्री पूरब, 45 डिग्री पूरब प्राप्त करते हैं। एक मिनट, यह हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है। ये हमने ग्रीनिश रेखा जो माना हुआ है। तो हम यहाँ से पूरब की ओर बढ़े। किधर? पूरब की ओर बढ़ते हैं। तो 15 डिग्री, हम 15 डिग्री के अंतर पर बढ़ते हैं। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री पूरब, 45 डिग्री पूरब, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूरब तक पहुँचते हैं और हम आगे बढ़ते जाएँ तो 180 डिग्री पर हम पहुँच जाएंगे। यदि ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे मध्याह्न है, यानी दोपहर है, मध्याह्न मतलब दोपहर होता है, तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। हमने अभी देखा कि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है। तो हम अगर 15 डिग्री, मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 15 डिग्री, तो हम कहाँ आ चुके हैं? यहाँ पर 12 बज रहा है, तो यहाँ पर कितने बजेगा? 1 बजेगा। यदि 15 डिग्री पूरब पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूरब पर दोपहर 2 बजे होंगे। और इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है। लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर, कहाँ ध्यान में रखना है? पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होगा। विपरीत क्या होगा कि उदाहरण के रूप में यदि हम 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय 11 बजे का है तो 30 डिग्री पर प्रातः 10 बजे होंगे। ये देख लीजिए, ये ग्रीनिच रेखा है। अब हम इधर जा रहे हैं, तो इधर जाएंगे, मान लीजिए 30 डिग्री का अंतर है और यहाँ मान लीजिए 0 डिग्री था, तो यहाँ पर 11 बजा था। तो हम 15 डिग्री के अंतर पर आए तो कितना बजेगा? 1 घंटा हम कम कर देंगे, 1 घंटा
कम कर देंगे तो 11 में से 1 घंटा कम करेंगे तो यहाँ पर कितना बजेगा, 10 बजेगा। तो इस 15 डिग्री पश्चिम पर 10 बजा हुआ होगा। अगर 30 डिग्री पर आए तो 2 घंटा और कम कर देंगे तो 11 से 2 घंटा कम कर देंगे, 9 घंटा होगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत को किस तरीके से दर्शाया गया, पूर्वी देशांतर में, पश्चिमी देशांतर में, उत्तरी देशांतर में, जो भी मतलब है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तरी 10 डिग्री उत्तर अक्षांश लिखा हुआ है, यानी ये हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में नहीं है। और ये पूरब में है। कहाँ है, पूरब में, यानी ग्रीनिच रेखा मान लीजिए ये है तो यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भारत नहीं है, यहाँ पर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांशों और देशांतर के यामी-उत्तर के समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है, यानी 8 डिग्री उत्तर से, ये 8 डिग्री मान लीजिए, 8 डिग्री, 1 मिनट, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री यहाँ तक, ये आखिरी लाइन है। और देशांतर लगभग 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब तक फैला हुआ है। ये 68, ये पूरब से ये पूरब तक 97 डिग्री तक फैला हुआ है। आइए पता लगाइए, इसको भी आपको पता लगाना है। एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है, एक पोरबंदर में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठा हुआ है। असम में बैठे हुए फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है, यानी वहाँ सूरज अब डूब रहा है। सूरज तो ऐसे डूबता नहीं है, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में बताया जा रहा है। तो सूर्यास्त हो रहा है और अब अंधेरा है। जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है, लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है, बताइए कि ऐसा क्यों है। तो आप इससे बता सकते हैं। आप अगर भारत के बारे में इस पिछली स्लाइड में देखा होगा, सॉरी, ये असम का क्षेत्र है, ये असम का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो आप इधर जब आएंगे, इधर तो समय घटता जाएगा, इधर जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा। यानी इधर हम जब गए तो सूर्यास्त हो चुका था और अभी यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि हम पूरब से हट रहे हैं, पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन 2 शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको संकेत भी दिया जा रहा है कि पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में 30 डिग्री के अंतर पर विचार कीजिए। तो हमने कहा था कि 15 डिग्री पर 1 घंटे का फ़र्क होता है, तो 30 डिग्री पर कितना फ़र्क होगा, 2 घंटे का फ़र्क होगा। मान लीजिए अगर यहाँ सूर्यास्त 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पर अभी कितना बजा हुआ होगा, 3 बजा हुआ होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर ध्यान रखना है, किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामी-उत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, भारतीय मानक समय ग्रीनिच पर स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 12 बज रहा है तो यहाँ भारत में कितना बजा होगा, 5:30 हो रहा होगा। और जबकि आगे है, यहाँ दोपहर हो रहा होगा तो यहाँ पर ये शाम का समय होगा। आइए पता लगाइए। गुजरात और असम में बैठे 2 मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। उदाहरण क्या है, यह सभी मानक समय
समय क्षेत्र में गठित किए गए। जोग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र चित्र 1.7 में है। जोग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र चित्र 1.8 पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतया सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए जीएमटी में जोड़े अथवा घटाए जाते हैं। अगर जोड़ा गया है तो धनात्मक चिन्ह, अगर घटाया गया तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप इस क्षेत्र में भी देख सकते हैं 1.17 का है और ये चित्र 1.8 का है। इसमें आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर लाइन मोड़ी गई है, सीधी नहीं है, क्योंकि मानक समय का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो कहीं कहीं हमें ये मोड़ना पड़ता है इस तरीके से। और यहाँ -10 है, इसका मतलब घटाया गया है। ये ग्रीनिच रेखा है और यहाँ पर पश्चिम में जाने पर घटता है तो यहाँ पर घटाया गया है। पूरब में जाने पर बढ़ता है तो इसलिए बढ़ाया गया है। और यहाँ पर भारत देश है, अपना भारत देश, यहाँ +5.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 5.5 घंटा आगे है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूस का एक और क्षेत्र है, यहाँ पर +9 लिखा हुआ है यानी 9 घंटा आगे है। 10 लिखा हुआ है यानी 10 घंटा आगे। 11 लिखा हुआ है 11 घंटा आगे है। इस तरीके से है। और यहाँ पर आपने देशांतर के बारे में देख ही लिया होगा कि 0 डिग्री से अगर हम 15 डिग्री पूर्व में बढ़ते हैं तो 1 घंटा आगे होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 12 बजे का दोपहर है तो यहाँ फिर 1 बजे होगा। फिर 15 डिग्री आगे बढ़ते हैं, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 ही तो बचेगा, यानी 15 डिग्री फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर 1 घंटे का अंतर होगा, यानी 1 से 2 बज जाएंगे। अगर हम इसी तरीके से पीछे हैं, यानी हम पश्चिम की तरफ जाएं तो 15 डिग्री का अंतर होगा तो 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी 12 से 1 हो जाएगा, 12 से 11 हो जाएगा। ध्यान रखें, इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता। रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल है। एकल समय क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ यह है कि पूरब से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्संयोजित करना पड़ेगा। क्योंकि 11 समय क्षेत्र हैं तो 10 बार तो करना पड़ेगा, एक कम हमेशा होता है, क्योंकि हम आखिरी वाला जोड़ते नहीं, उससे पिछले वाला कर देंगे तो हमारा आखिरी तक चल जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रशासन में अवरोध ना हो। जैसे आप कहीं जाना चाहते हो उसी क्षेत्र में, तो फिर आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो आपको पहुंचना है ऑफिस 9 बजे, आपका यहाँ जहाँ आपका घर है वहाँ कुछ अलग समय है, तो फिर आप ऑफिस कब पहुँचेंगे? तो इसलिए आपको समय अपने अनुसार संयोजित करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसलिए मानक समय का भी उपयोग होता है और इसलिए लाइन भी तिरछी हो जाती हैं। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के जीएमटी के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामी-उत्तर ग्रीनिच पर स्थिर मुख्य यामी-उत्तर, जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यानी 0 डिग्री अगर सामने है तो इसके पीछे जस्ट 180 डिग्री होगा, क्योंकि पृथ्वी पर हमें इसे दिखाना है, ग्लोब पर दिखाना है, तो पीछे कैसा दिखाएगा? इसके विपरीत तो होगा। तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज़ या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपने घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है।
यदि आप पूरब की ओर से यात्रा करते हैं यदि आप पूरब की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन, मान लीजिए कि सोमवार है तो रविवार करना पड़ेगा, तो आप एक दिन घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर से यात्रा करते हैं, इसे पार करते हैं, तो आप एक दिन जोड़ेंगे, यानी रविवार से सोमवार को जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन ना हो, इसलिए इसे टेढ़ा मेढ़ा गुजार दिया जाता है। ये 1.9 अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ समय क्षेत्र। आगे बढ़ने से पहले तो हमने जो पढ़ा है उसका कुछ सार यहाँ पर है। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसको दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह होते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है, जिसको अक्षांशों और देशांतरों के एक ग्रिड, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही परिभाषित किया जा सकता है। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य आयामोत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, उसका कुछ सार है, तो आपको ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ स्थित है? 0 डिग्री के विपरीत में स्थित है। देशांतर से क्या होता है? देशांतर से समय निर्धारित होता है। समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जा सकता है। तो हमें ये कुछ याद करना पड़ेगा।